हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग पावर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा होता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, ये सब सारा कुछ इसमें देखेंगे, है ना। और फिर उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारा डायग्राम आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो बेसिकली हमारा डायग्राम है, ये पूरा पावर फ्लो डायग्राम का सिंगल लाइन डायग्राम है। मीन्स जनरेटिंग स्टेशन से लेकर के कंज्यूमर तक, जैसे भी हमारा पावर सिस्टम में पावर का जैसा फ्लो होता है, ठीक है। ये फर्स्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन है। पावर का जो जनरेशन होता है वो 11 kV पे होता है और कभी कभी उससे कम पे भी होता है, वो डिपेंड करता है कैसे पावर जनरेशन हो रहा है, या तो थर्मल हो रहा है, हाइड्रो हो रहा है, न्यूक्लियर है ना, उस बेसिस पे वोल्टेज अलग अलग रहता है हर जगह। तो जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे वोल्टेज अगर जनरेट किया गया 11 kV पे, तो उसके बाद उसको हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाते हैं। ये देखिए आप, ये जो प्राइमरी साइड है, यहाँ पे नंबर टर्न्स कम है, यहाँ पे नंबर टर्न्स ज़्यादा है, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। ये ट्रांसफार्मर पहचानने का एक तरीका है, क्योंकि करंट का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में ऐसे है। ये नंबर टर्न्स कम है, यहाँ पे बढ़ गया, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हुआ। 11 kV को हम लोग वोल्टेज को बढ़ाते हैं 220 kV, या फिर ये 400 kV, या फिर 765 kV, ठीक है। जो इंडिया में अभी वोल्टेज का है मोस्टली यहाँ पे 132 kV भी हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है अलग अलग लाइन में कितना दूर लेके जाना है, क्या डिस्टेंस है, कितना वोल्टेज इफिशियंट रहेगा, है ना। यहाँ पे जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना, तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते हैं इससे। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू जब बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू कम होगा, तो आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो कम होगा, तो पूरा ट्रांसमिशन लाइन का इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाएगा, राइट, क्योंकि लॉस कम होगा, आई स्क्वायर आर लॉस, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद, इसको हम लोग प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये हुआ हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। इसका जो वोल्टेज है ये रहता है 132 kV, 220 kV, 400 kV, या फिर 765 kV, ठीक है। यहाँ पे फिर जहाँ पे ये पावर रिसीव होता है उसको रिसीविंग स्टेशन बोला जाता है। उसके बाद फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा इस रिसीविंग स्टेशन पे, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है यहाँ पे 220 kV लिखा है, मीन्स जितना पे ट्रांसमिट ये जो वोल्टेज रहेगा उसको स्टेप डाउन करेंगे। ये 220 kV या 400 भी हो सकता है, 765 भी हो सकता है। इसको जब स्टेप डाउन करेंगे तो हमारा उसके बाद जो लाइन आता है सब स्टेशन के बाद, है ना, इसको सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज बोला जाता है, ठीक है। ये जो वोल्टेज है 220 या 400 kV या 765 से स्टेप डाउन करेंगे, ये 33 kV, कभी कभी 33 kV पर स्टेप डाउन करता है, किसी किसी केस में 132 kV भी रहता है। इन केस यहाँ पे 765 है या फिर 400 kV है, तो उसको डायरेक्ट पहले 132 पे करेंगे, फिर और उसके बाद स्टेप डाउन करेंगे, राइट। तो ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन हुआ और ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन हुआ, राइट। इसके बाद जो सब स्टेशन है, जो मेनली सिटी के जो बाहर रहता है आउटस्कर्ट्स में, राइट, जो बाहर बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं सिटी के बाहर आप देखेंगे, तो ये सब स्टेशन हुआ। यहाँ पे फिर से वोल्टेज को दोबारा स्टेप डाउन किया जाता है। आप देख सकते हैं करंट का जो फ्लो है वही डायरेक्शन में है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, फिर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, तो ये स्टेप डाउन हो रहा है। यहाँ पे देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये जो वोल्टेज है यहाँ पे, सपोज प्राइमरी से 33 kV आ रहा है, तो उसको 6.6 kV पे करेंगे, या फिर कभी कभी ये 11 kV पे भी रख सकते हैं, है ना। वो ये जो वोल्टेज का है ना वैल्यू, ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या फिर कहाँ पे वोल्टेज कितना ट्रांसमिट करना है, या फिर कितना डिस्टेंस है उस बेसिस पे वोल्टेज का अप डाउन हो सकता है, राइट। ये जो फीड, उसके बाद ये जो लाइन है सब स्टेशन के बाद, इसको फीडर बोला जाता है, फीडर, ठीक है। ये टर्म याद रखेंगे, फीडर। फीडर से हम लोग कभी भी टैपिंग नहीं करते, मीन्स यहाँ से हम लोग करंट ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। इसमें टैपिंग नहीं रहता, ठीक है। इस बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये जो सब स्टेशन होता है ना, यहाँ से पावर सप्लाई करता है टू लार्ज बल्क लोड लाइक फैक्ट्री या इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो 33 kV रहता है, या कभी कभी 11 kV पे रह सकता है। तो लार्ज कंज्यूमर जो है ना, सिंस बड़ा बड़ा फैक्ट्री हुआ या फिर जो लार्ज कंज्यूमर है जिनको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, तो उनको अच्छे वोल्टेज पावर चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट इस सब स्टेशन से डायरेक्ट वहाँ पे पावर सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो लाइन हुआ ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पहले क्या था, प्राइमरी ट्रांसमिशन, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लाइन है इसको फीडर बोला जाता है। और इसके बाद फिर से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये जो है ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ से जो वोल्टेज है उसको इस लेवल पे स्टेप डाउन किया जाता है कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर है, मीन्स नॉर्मल जो घर होता है, स्कूल, रेसिडेंशियल एरिया, या कोई भी छोटा मोटा फैक्ट्री है ना, तो जो नॉर्मल वोल्टेज हमारे घर में आता है वो क्या होता है, 400 वोल्ट या फिर 230 वोल्ट। ये सिंगल फेज का लाइन होता है और ये 3 फेज का 400 वोल्ट, राइट। तो ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसके ये जो इसको इस जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है
इसको जो सप्लाई मिल रहा है ये फीडर से मिल रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जब हमारे घर पे सप्लाई आता है, जो घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है आप देख सकते हैं, तो वो जो वायर आता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो वायर है ये डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है। ठीक है, अप टू 400/230 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से इतना बात ध्यान रखना, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हुआ। और डिस्ट्रीब्यूटर से जो हम लोग यहाँ पे सप्लाई लेते हैं हम लोग अपने घर में, वो जो वायर होता है उसको सर्विस मेन बोला जाता है। ठीक है, कौन से वायर का क्या काम है ये एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फीडर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, फिर सर्विस मेन क्या होता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार तुरंत समराइज करते हैं। जनरेटिंग स्टेशन से जो वायर हुआ ट्रांसफार्मर से स्टेप अप की वोल्टेज बढ़ा है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये यहाँ पे सारा वोल्टेज है। ये हुआ सेकेंडरी ट्रांसमिशन, उसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और लास्ट में जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर से जो हम लोग अपने घर में वायर कनेक्ट होता है उसको सर्विस मेन बोला जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे आगे सारा क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए इतना बात। कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट बाई, ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। सिंगल फेज तो कभी नहीं होगा, है ना, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये पहले तो 3 फेज में होगा। ठीक है, प्राइमरी सिंगल फेज 3 वायर, सिंगल फेज 2 वायर, 3 फेज 3 वायर, 2 फेज 3 वायर। 2 फेज का तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, तो इसका आंसर होगा 3 फेज 3 वायर। ठीक है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। ये जो एरिया है ना प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ से हम लोग टैपिंग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ से किसी को सप्लाई नहीं दिया जाता है, यहाँ से कोई टैपिंग नहीं होगा, तो ये 3 फेज 3 वायर होगा, राइट। कंज्यूमर रहेगा तब ना 4 वायर होगा। और ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है 3 फेज 4 वायर। ठीक है, क्योंकि 4th वायर न्यूट्रल वायर होता है, तो उसको हम लोग अपने घर पे सप्लाई लेते हैं ना, तो एक फेज और एक न्यूट्रल चाहिए सिंगल फेज में, और 3 फेज में 3 फेज और एक न्यूट्रल चाहिए, तो 4 वायर चाहिए होता है। तो ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 फेज 4 वायर होगा, राइट। और जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है 3 फेज 3 वायर, तो याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका आंसर होगा 3 फेज 3 वायर सिस्टम। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पावर सप्लाई करता है ना, वोल्टेज फ्रॉम सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये स्टेटमेंट में पूछा जाता है, ये सबस्टेशन है और ये डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी कहीं कहीं लिखा रहेगा एग्जाम में। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है, हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम सबस्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर लिखेगा मेरा एक तरीका। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर कहाँ होता है, लोग क्लोज टू कंज्यूमर एरिया। ओके, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को जो कनेक्ट करता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वो जो वायर होता है उसको फीडर बोला जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मोस्टली वोल्टेज जो होता है वो होगा 11 kV या फिर 33 kV, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज है। ठीक है, और यहाँ से लार्ज कंज्यूमर को पावर सप्लाई करता है डायरेक्ट। लार्ज कंज्यूमर जो बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसको यहाँ से सप्लाई करते हैं लार्ज कंज्यूमर को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। पहला, फीडर आर डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी। डिस्ट्रीब्यूटर आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और वोल्टेज वेरिएशन एट द कंज्यूमर टर्मिनल नॉट कंसीडर आर डिजाइन द डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, फीडर क्या हुआ, जो यहाँ पे सबस्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या सबस्टेशन को कनेक्ट करा, ये वायर होगा फीडर। ठीक है, सिंस इस वायर से हम लोग किसी भी टैपिंग नहीं करते, है ना। फीडर का एक सिंपल आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। फीडर क्या करता है, ट्रांसमिट पावर फ्रॉम अ सबस्टेशन टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशन। ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग एरिया या सबस्टेशन। ठीक है, जो हमारे आसपास ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो सप्लाई आता है वो फीडर के थ्रू आता है। ठीक है, एक चीज इसमें याद रखेंगे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है, नो टैपिंग इज अलाउड, नो टैपिंग इज अलाउड।
इन फीडर, ठीक है। फीडर में कोई भी टैपिंग अलाउड नहीं होता, मतलब आप बीच से करंट नहीं ले सकते फीडर से, है ना। तो फीडर को जो डिजाइन किया गया था वो है ना करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन किया था। जितना ज़्यादा करंट कैरी करेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास उतना अच्छा करंट पहुंच पाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये सही है। फीडर आर डिजाइन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ करंट कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। फीडर को उसी हिसाब से डिजाइन करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूटर में क्या होता है, इसका यहाँ पे एक स्टेटमेंट और पूछा जाता है, डिजाइन टू हैंडल लार्ज करंट, ठीक है। फीडर को मेनली करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन करते हैं, और इसलिए इसको लार्ज करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लार्ज करंट ठीक है हैंडल करता है। ये हुआ। अब डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड कुछ बात। फीडर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसफार्मर के पास सप्लाई पहुंचा दिया करंट, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रांसफार्मर हमारे घर को में डायरेक्टली जो सप्लाई आता है ट्रांसफार्मर से वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आता है, ठीक है। ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूटिंग सबस्टेशन। उसके बाद जो कंज्यूमर को डायरेक्ट सप्लाई जा रहा है, ये जो है ना ये लाइन डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, राइट। ये क्या करता है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करता है। वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्रिटिकल है, मैं इसमें वोल्टेज ड्रॉप को कंसीडर करना डिस्ट्रीब्यूटर डिजाइन करने टाइम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसमें कंज्यूमर कैन डायरेक्टली टैप पावर, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर है ना ये, इससे जो है ये सारा जो वायर हमारे घर को कनेक्ट हुआ है इसको सर्विसमैन बोलते हैं। तो इसमें टैपिंग अलाउड होता है। तो टैपिंग जब अलाउड होगा किसी भी चीज़ में, आप समझिए यहाँ पे जब हम लोग पढ़ते हैं ना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेडियल या रिंगमैन जो भी पढ़ते हैं, तो सपोज ये डिस्ट्रीब्यूटर इसमें टैपिंग अलाउड है, तो यहाँ से कुछ करंट जा रहा है I1, यहाँ से कुछ करंट I2 जा रहा है। तो यहाँ जब करंट I2 जाएगा तो फिर यहाँ पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ पे जब आगे ये जो वोल्टेज पहुँचेगा ये यहाँ से कम पहुँचेगा, मीन्स यहाँ पे वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है। तो जो V2 का वैल्यू होगा वो V1 से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट चला गया तो उस हिसाब से ड्रॉप हो गया, राइट। तो डिस्ट्रीब्यूटर में टैपिंग अलाउड होता है, क्योंकि अलग अलग कंज्यूमर को हम लोग वहाँ से सप्लाई देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसको वोल्टेज के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो, है ना, सारे कंज्यूमर के पास वोल्टेज सही से पहुंच जाए। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स आर डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन इट। ये टर्म आप याद रखेंगे हमेशा, इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। फीडर को करंट कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से डिजाइन करता है और डिस्ट्रीब्यूटर को वोल्टेज ड्रॉप के हिसाब से। तो फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है। वोल्टेज वेरिएशन एट द कंज्यूमर टर्मिनल इज नॉट कंसीडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूटर, ये गलत है ना। ये तो साफ लिख दिया नॉट कंसीडर वोल्टेज वेरिएशन, नहीं वोल्टेज वेरिएशन कंसीडर करता है, क्योंकि हमारे घर में जो सप्लाई है, अगर कोई सिंगल फेज सप्लाई ले रहा है तो 230 वोल्ट और 3 फेज सप्लाई तो 400 वोल्ट, तो ये वोल्टेज आना चाहिए। अगर डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज में दिक्कत होगा तो वोल्टेज पहुंच नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत वेरिएशन अलाउड है, बट इस आसपास हमें वोल्टेज मिलना चाहिए। तो इसका सही आंसर है वो क्या है, 1 and 2। करेक्ट स्टूडेंट पूछा गया तो 1 and 2 इसका ये ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉमिनल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो जो ऑप्शन है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है, देख है ना, 765 kV, 400 kV, मोर देन 765 kV। तो जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ये तीनों जो वोल्टेज है ये सब प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज है। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होगा, 11 kV, ठीक है। एक बार मैं आपको सिंपल एक अप्रॉक्स लिख देता हूँ। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, ठीक है। प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कितना होगा, 132 kV, 220 kV, 400 kV या फिर 765 kV। ये सब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हो सकता है, सॉरी प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज हो सकता है, मतलब आप उसको ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। कभी कभी आपको सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज में 132 kV मिल जाएगा, तो वो अगर 132 kV रहेगा ऑप्शन में तो मतलब बाकी कोई ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऐसा कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 11 kV दे रखा है, लेकिन 33 kV नहीं किसी ऑप्शन में, तो 11 kV मांगा, बट 33 kV रहता तो कन्फ्यूजन हो सकता था, फिर दोनों ऑप्शन हो सकता था, फिर बोथ 1 and 2 वाला केस रहता।
बट इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन ऐसे सेट किया है कि आंसर यही है, राइट। सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज क्या होगा, 33 kV या फिर 66 kV। कभी कभी आपको यहाँ पे 132 kV मिल सकता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, तो वो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा थोड़ा सा। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज क्या होगा, 11 kV या फिर 33 kV। ठीक है, अब 33 kV दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो वो दोनों में नहीं रहेगा, किसी एक में ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, और जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हुआ है कितना, 400 वोल्ट और 230 वोल्ट, राइट। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3 फेज 3 वायर, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, राइट। ट्रांसमिशन वोल्टेज भी जो होता है ये भी 3 फेज 3 वायर में ही होता है ना। और जो आप कभी कभी 4th वायर देखते हैं ट्रांसमिशन टावर पे सबसे जो ऊपर में रहता है वो अर्थ वायर होता है ना, वो न्यूट्रल वायर नहीं रहता, वो अर्थ वायर होता है। वो टावर के शील्डिंग में काम आता है या फिर ग्राउंडिंग में काम आता है ना, तो उसका कभी अच्छे से डिस्कस करेंगे उसको। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 3 वायर और ये 3 फेज 4 वायर हो गया, राइट। तो इसमें प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज 11 kV हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, वाइल डिजाइनिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप इज नॉट कंसीडर्ड। ये तो गलत है, अभी थोड़ा देर पहले देखें डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करना बहुत जरूरी है। टैपिंग्स आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सप्लाई ऑफ कंज्यूमर, ये सही है। डिस्ट्रीब्यूटर से हम लोग टैपिंग अलाउड है, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप इज द मेन कंसिडरेशन इन डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी सही है। सर्विस मैन कनेक्ट कंज्यूमर टू द डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्टली, ये भी सही है ना। सर्विस मैन कनेक्ट कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर से, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सर्विस मैन है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को कंज्यूमर से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। ये तीनों, ये बस याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर में वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करेंगे, टैपिंग अलाउड है। फीडर में टैपिंग अलाउड नहीं होता है, और उसका जो मेन कंसीडर करते हैं हम लोग करंट कैरिंग कैपेसिटी फीडर में। तो वाइल डिजाइनिंग डिस्ट्रीब्यूटर वोल्टेज ड्रॉप इज नॉट कंसीडर्ड, ये गलत है ना। इसका ये स्टेटमेंट होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, द इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम 11 kV इज डिलीवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। 11 kV इज डिलीवर्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कौन सा है, ये वाला है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। यहाँ पे 11 kV से डिलीवर हो रहा है ना पावर, ठीक है। यहाँ पे अब 33 kV लिखा हुआ है, बट ये 11 kV से डिलीवर हो सकता है ना, मतलब प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, मैंने बताया यहाँ पे ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज, राइट। ये 11 kV भी है, तो वो 11 kV या 33 kV वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, या फिर कहाँ पे कितना पावर सप्लाई करना है उस हिसाब से, है ना। तो इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम 11 kV इज डिलीवर टू डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, ये सही है। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन आर लोकेटेड नियर कंज्यूमर, ये भी सही है। मैंने तो बताया अभी आपको ना उस डायग्राम एक्सप्लेन करते टाइम कि डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो होता है वो हमारे सिटी के बाहर होता है, कंज्यूमर लोकेलिटी में, ठीक है, या फिर सिटी के बीच में हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ा सिटी है तो, क्योंकि वहीं से फिर कंज्यूमर को डायरेक्टली सप्लाई मिलता है, राइट। तो ये भी सही है। डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन स्टेप डाउन टू द वोल्टेज 400 वोल्ट लाइन टू लाइन, ये भी सही है। ये जब डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है, तो 400 वोल्ट हम लोग के घर के पास आता है, थ्री वायर जो होता है सिस्टम, 3 फेज 4 वायर सिस्टम, इससे आप दोनों वोल्टेज ले सकते हैं, 400 वोल्ट भी या फिर 230 वोल्ट भी। तो ये भी सही है, तो मतलब तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर डी होगा, राइट। किसी भी चीज़ में अगर कोई आपको डाउट रहेगा या फिर, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मतलब आपको हम एक्सप्लेन पूरे अच्छे से करने की कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन के आसपास जितनी भी चीज़ें, बट अगर कोई भी किसी में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। इन DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द वोल्टेज ड्रॉप इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली, ये सही है। सी, एक चीज़ तो सिंपल आप समझते हैं, DC में जो भी ड्रॉप होता है ना वो बस रेजिस्टेंस की वजह से होता है। DC में क्या होता है, इंडक्टेंस तो एब्सेंट होता है, ठीक है। इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हम लोग DC में कंसिडर नहीं करते, ठीक है, नो L एंड C, ठीक है। DC के केस में इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो जो ड्रॉप होगा सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से होगा, तो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली, ये सही है। इन AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू रेजिस्टेंस ओनली, ये गलत है, ठीक है। AC में जो भी ड्रॉप होगा वो RLC सबकी वजह से ड्रॉप होगा, है ना। AC में ड्रॉप ड्यू टू सबकी वजह से होगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, तीनों की वजह से AC में ड्रॉप होगा, तो ये गलत है। इन AC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड, ये भी गलत है। कभी भी आप AC सर्किट बनाएंगे तो उसमें RL
सी सारा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सीरीज में कैपेसिटर लिखा है, लेकिन जब जब आप ट्रांसमिशन लाइन में मीडियम ट्रांसमिशन लाइन का जब बनाते हैं इक्वेशन, तो जब डायग्राम बनता है रेजिस्टेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, कैपेसिटेंस को पैरेलल में डिनोट किया जाता है, जो चार्जिंग करंट जिसकी वजह से फ्लो होता है, राइट। तो एसी के केस में ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस सब कंसिडर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द इफेक्ट ऑफ इंडक्टेंस इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड, मतलब ये गलत है, ऑलवेज नेग्लेक्टेड नहीं, वो भी कैपेसिटेंस को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में नेग्लेक्ट करते हैं, बट यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है तो इंडक्टेंस उसमें भी रहेगा, लॉस होता है उसमें भी, राइट। तो सिर्फ ए ऑप्शन सही है, तो इसका जो आंसर है सी होगा, ओनली ए, ठीक है। कुछ फॉर्मूला यहाँ पे आपको हम रिवाइज करवा देते हैं। रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला सबको याद होगा, रो एल बाई ए। इंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है जो मैग्नेटिक सर्किट में पढ़ते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट का जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, नंबर टर्न्स का स्क्वायर, एरिया और लेंथ, है ना। ये इंडक्टेंस का फॉर्मूला हुआ। वोल्टेज करंट में इंडक्टेंस का क्या रिलेशन होता है, वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टेंस का और क्या फॉर्मूला होता है, एक होता है एल इक्वल टू एन फाई बाई आई, फाई यहाँ पे फ्लक्स है, करंट ये नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ये सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें बेसिस पे सारा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना लॉस इन डीसी ट्रांसमिशन सप्लाई इज 10 टाइम्स मोर देन एसी, 0 लेस देन एसी, या फिर इनफाइनाइट। 0 तो नहीं होगा, कोरोना लॉस जो डीसी में होता है वो एसी से कम होता है, राइट। तो लेस देन एसी होगा आंसर। कोरोना लॉस का जो फॉर्मूला है ना उसको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखा जाता है f+25, जो बड़ा सा एक्सप्रेशन होता है उसमें, उससे हम लोग जब फिर फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन आता है तो उसको इस बेसिस पे लिखते हैं। एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसी एक फ्रीक्वेंसी पे कोरोना लॉस दिया रहेगा, किसी दूसरे फ्रीक्वेंसी पे कोरोना लॉस पूछा जाएगा आपसे, है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी 50 है, तो कोरोना लॉस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 50 + 25, कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 75, ठीक है। और डीसी के केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 0 हो गया, राइट। तो कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0 + 25, कोरोना लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 25, ठीक है। तो 25 75 से कम है, तो डीसी के केस में कोरोना लॉस का वैल्यू, कोरोना लॉस इन डीसी ट्रांसमिशन सप्लाई लेस देन एसी, ठीक है, एसी से कम हो गया, समझ गए आप यहाँ पे, ठीक है। कोरोना क्या होता है थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों चीज़ हो गया, कोरोना लॉस वैल्यू डीसी में कम होगा ये भी समझ गए, और अलग अलग आपसे पूछा जाएगा, किसी कोई भी फ्रीक्वेंसी दे रखेगा, ये 50 है सपोज, कभी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 100 कर दिया गया, तो कोरोना लॉस उस केस में कितना आएगा वो भी आप यहाँ से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f+25, राइट। ये पहला चीज होगा। एयर जो होता है ना, एयर ये नॉट अ परफेक्ट इंसुलेटर, ठीक है। ये हम लोग मशीन में पढ़ते हैं, एयर जो है परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता, इसी वजह से मैग्नेटिक लीकेज भी होता है ना मशीन के केस में, एयर गैप फ्लक्स में, ठीक है। तो वो तो अलग बात हो गया। यहाँ पे भी एयर जो है परफेक्ट इंसुलेटर नहीं है। जो भी हमारा ट्रांसमिशन लाइन है ना उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो जो कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर है ना, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत स्ट्रांग होता है, तो उसका जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर से ज़्यादा हो जाता है। तो फिर क्या होता है, एयर जो आयोनाइज हो जाता है, तो वहाँ पे फेंट ग्लो आता है, फेंट ग्लो आता है इसमें, उसी को कोरोना लॉस बोलते हैं। मतलब कोरोना लॉस नहीं बोलते, उस टर्म को जो है कोरोना बोला जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस जो होता है ना सराउंडिंग एयर पे, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ऑन सराउंडिंग एयर, ठीक है। डिफिनेशन यहाँ पे बताने का कुछ खास फायदा है नहीं। कंडक्टर के चारों तरफ, कंडक्टर का जो सिंस वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, हाई वोल्टेज लाइन या फिर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन में, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग होगा। सिंस एयर गुड इंसुलेटर नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कंडक्टर के चारों तरफ जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसको क्रॉस कर जाता है, तो उस वजह से कंडक्टर के चारों तरफ जो रिंग बन जाता है उसको कोरोना बोलते हैं, है ना। वहाँ पे वो फेंट ग्लो दिखाई देगा वायलेट कलर का। ये जो पूरा
फिनोमेना है, इसको कोरोना बोला जाता है। कोरोना की वजह से लॉस होता है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लॉस होगा उसको कोरोना लॉस बोला जाता है, ठीक है। ये आप समझिए कोरोना होता है। इसका जो बहुत सारा मेथड है ना, इसको कैसे रिड्यूस करता है यहाँ पे बता देते हैं इस वाले स्लाइड में, ठीक है। यहाँ पे स्पेस है कि कैसे रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। मेथड टू रिड्यूस कोरोना, ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आप बस याद रखेंगे, है ना। पहले तो बंडल कंडक्टर यूज करके कर सकते हैं। बंडल कंडक्टर, एक सिंगल कंडक्टर किसी ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे, या फिर कभी कभी दो कंडक्टर या दो से ज्यादा, ये तो दो कंडक्टर हो गया, कभी कभी तीन चार, मतलब एक सिंगल फेज के लिए इतना कंडक्टर होता है, सब आपस में कनेक्टेड होता है, इसको बंडल कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो बंडल कंडक्टर यूज करने से क्या होता है कि इफेक्टिव रेडियस जो होता है ना वो बढ़ जाता है। बंडल कंडक्टर यूज करने से इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाता है, तो कोरोना लॉस कम हो जाता है, ठीक है। कोरोना रिंग का यूज किया जाता है, कोरोना रिंग का, ठीक है। इफेक्टिव रेडियस बढ़ाने के लिए हम लोग ACSR कंडक्टर यूज करते हैं। ACSR कंडक्टर अल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स का फॉर्मूला है, इसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बीच में स्टील लगाया जाता है ना, और अल्युमिनियम अच्छा कंडक्टर भी इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये कंडक्टर बनाया गया, इससे भी इफेक्टिव रेडियस इंक्रीज हो जाता है, तो इससे भी कोरोना लॉस कम होता है। कंडक्टर का जो सरफेस है वो स्मूथ होना चाहिए, राइट, स्मूथ कंडक्टर सरफेस, ठीक है। अगर कंडक्टर का सरफेस है वो रफ होगा तो उसमें भी कोरोना लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। और स्पेसिंग बिटवीन जो कंडक्टर है, स्पेसिंग बिटवीन कंडक्टर, ये भी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब थोड़ा इंक्रीज कर देता है। तो जो वोल्टेज है ना, सपोज ये 3 फेज कंडक्टर है, 3 लाइन अलग अलग है, तीनों के जो भी स्पीच है ये भी अच्छा होना चाहिए, मीन्स थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि दोनों का वोल्टेज जो है उस वजह से जो यहाँ का बीच का जो एयर है वो आयोनाइज जल्दी ना हो जाए। तो ये सारा रीजन है, मतलब ये सारा मेथड है जिसकी वजह से हम लोग कोरोना लॉस का कम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, अ 3 फेज 4 वायर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर, ठीक है, ये तो मैंने पहले बताया अभी। 3 फेज 4 वायर कहाँ यूज करते हैं? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, राइट। ट्रांसफार्मर से जो वायर निकलता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये 3 फेज 4 वायर होता है, इससे दोनों हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं, 3 फेज 400 वोल्ट वालों को भी और 230 वोल्ट, ठीक है। तो उसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 फेज 3 वायर होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन में भी 3 फेज 3 वायर। ट्रांसमिशन लाइन में आप कभी कभी टावर में देखेंगे 3 वायर से ज़्यादा होता है, तो वो डबल सर्किट लाइन होता है, तो ठीक है, उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे अलग से। वो सिंगल सर्किट लाइन, डबल सर्किट लाइन, मतलब सपोज आपको एक टावर पर 6 वायर भी दिख सकता है, दो साइड में 3, दो साइड में 3, ऊपर एक अर्थ वायर रहता है, तो ये डबल सर्किट लाइन इसको बोलते हैं। एक सर्किट ही और एक सर्किट ही, ऊपर में अर्थ वायर होता है टावर के, है ना, दो साइड देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और अभी याद आया, 3 फेज 4 वायर है ना, तो ये जो फोर्थ वायर है, फोर्थ वायर, ये भी किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, फोर्थ वायर है, इसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। न्यूट्रल वायर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, तो न्यूट्रल वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाफ होगा ना, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूट्रल वायर इज हाफ, हाफ ऑफ फेज कंडक्टर। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था किसी में, तो ये आप याद रखना है, इसको फिर पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 फेज 4 वायर है, तो 3 फेज में तो 3 वायर है ना फेज कंडक्टर, और ये चौथा न्यूट्रल हुआ, तो जो न्यूट्रल वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो फेज कंडक्टर से हाफ होगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक साइज ऑफ अ कंडक्टर। इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर यूज करने के लिए लॉ यूज होता है, ये है केल्विन्स लॉ, ठीक है। इसमें बस याद रखना है केल्विन्स लॉ, और इस केल्विन्स लॉ से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, ऐसे मैंने किसी एग्जाम में तो नहीं देखा, तो इसमें बारे में ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है, इकोनॉमिक साइज ऑफ कंडक्टर के लिए केल्विन्स लॉ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में हम लोग गॉस, पहला ऑप्शन क्या है, गॉस लॉ, गॉस लॉ। ईएमटी में हम लोग पढ़ते हैं गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब एक फ्लक्स पास करता है किसी क्लोज सरफेस में, वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बराबर होता है ना, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, राइट। इसको क्लोज सरफेस या फिर गॉसियन सरफेस भी बोला जाता है, मतलब हम लोग एक गॉसियन एरिया मानते हैं ना सरफेस, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है।
एग्जाम में इसका एक्सप्रेशन पूछा जाता है कभी कभी कि कौन सा 4 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, कौन सा सही है। तो इसका जो एक्सप्रेशन है, ये 5 फ्लक्स है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ सरफेस इंटीग्रल है ना, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का एक्सप्रेशन है। एग्जाम में 3-4 ऑप्शन दिया था, पूछा जाता है एक्सप्रेशन कौन सा सही है। तो फ्लक्स पासिंग तो यानी क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस के है ना, ये क्लोज सरफेस डिनोट करते हैं ऐसे लिख करके, साइक्लिक इंटीग्रल है ना। ई डॉट डी इलेक्ट्रिक फॉल्ट, ये है सरफेस एरिया, चार्ज जो है क्यू इनक्लोज चार्ज है एप्सिलॉन नॉट, राइट। ये बेसिकली गॉस लॉ का फॉर्मूला हुआ। केल्विन्स लॉ तो इकोनॉमिक बता, न्यूटन्स लॉ तो आप जान ही रहे हैं। एक एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के भी थोड़ा सा बताया जाता है। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ क्या अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला है एम्पियर्स लॉ का, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज है ना। इसका भी डेफिनेशन लिख दूंगा, इसका भी डेफिनेशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना अराउंड अ क्लोज लूप टू टोटल इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, ठीक है। स्टेटमेंट से आता है, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, किसी भी लाइन इंटीग्रल के लिए मैग्नेटिक फील्ड जब लिखेंगे आप तो उसमें वो करंट के इक्वल होता है, राइट। बी का फॉर्मूला एक और क्या होता है, बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, बी इक्वल टू म्यू नॉट एच पुट करेंगे आप ना, तो म्यू म्यू कट जाएगा, तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एच डॉट डी एल इक्वल टू आई इनक्लोज। ये भी इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिखा जाता है, बट ये बेसिक जो फॉर्मूला है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज, ठीक है। एक और फॉर्मूला यहाँ पे याद आ रहा है, मैं लिख देता हूँ। ईएमटी में हम लोग पढ़ते हैं ना, फॉर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, इस पे नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें बी का फॉर्मूला था म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। इस पे भी न्यूमेरिकल आता है, ये सारा याद रखना है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ठीक है, इस क्लास में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इस क्लास से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्लास कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और किस टॉपिक पे आप वीडियो और चाहते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आप चाहते हैं, ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।